दोस्तों, यही वो घाटी है जहां सिर्फ 300 मराठों ने 10,000 दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। यही वो जगह है जहां बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच सकें। हर तरफ खून, चीखें और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी, लेकिन उनके कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी वो लड़ते रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बलिदान की आखिरी हद थी। आखिर उस पावन खिंड में ऐसा क्या हुआ था जिसने इन 300 मराठों को अमर कर दिया? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आगे का सच आपको जोश और गर्व से भर देगा। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 300 तो लगभग हर किसी ने देखी होगी, जहां राजा लियोनिडास अपने 300 स्पार्टन्स के साथ थर्मोपाइले के संकरे दर्रे में लाखों की फारसी सेना को रोककर खड़ा हो जाता है। दुनिया भर में इस युद्ध की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने भारत के इतिहास में भी एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसकी रणनीति, शौर्य और अटूट स्वामी भक्ति के सामने हॉलीवुड की यह कहानी भी फीकी पड़ जाती है। जी हाँ, कल्पना कीजिए, रात का घुप अंधेरा, मूसलाधार बारिश और सह्याद्री की पहाड़ियों का एक संकरा, जानलेवा दर्रा। एक तरफ 10,000 खूंखार बीजापुरी सैनिक मौत बनकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके सामने चट्टान की तरह सीना ताने खड़े हैं सिर्फ 300 मराठा योद्धा। इस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है एक 45 वर्षीय महायोद्धा, जिसके दोनों हाथों में दांड पट्टा यानी 2धारी तलवार बिजली की तेजी से घूम रहा है। शरीर पर अनगिनत घाव हैं, मांस कटकर गिर रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन वह योद्धा तब तक मरने से इनकार कर देता है जब तक उसे अपने राजा के सुरक्षित पहुंचने का इशारा विशालगढ़ से 3 तोपों की गर्जना सुनाई नहीं दे देती। यह कोई मिथक या हॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, यह भारत के असली 300 स्पार्टन्स की कहानी है। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीरबाजी प्रभु देशपांडे की और शहादत के उस मंदिर की जिसे आज पूरी दुनिया पावन खिंड के नाम से जानती है। चलिए आज इतिहास के पन्नों से धूल हटाते हैं और आपको ले चलते हैं 13 जुलाई 1660 की उस खौफनाक रात में, जहां रक्त से एक ऐसा इतिहास लिखा गया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी जैसे युद्ध की दशा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्ष 1659 में दक्कन का पठार राजनीतिक उथल पुथल के द्वार से गुजर रहा था। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। शिवाजी महाराज के बढ़ते स्वराज्य को कुचलने के लिए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान को भेजा था, लेकिन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की तलहटी में जो हुआ उसने पूरे भारत का भूगोल बदल कर रख दिया। शिवाजी महाराज ने कूटनीति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अफजल खान का वध कर दिया और उसकी पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। अफजल खान की मौत से बीजापुर के दरबार में मातम और खौफ छा गया, लेकिन मराठा सेना यहीं नहीं रुकी। प्रतापगढ़ की इस ऐतिहासिक जीत के ठीक 18 दिन बाद 28 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के एक और महत्वपूर्ण गढ़ पन्हाला किले पर अधिकार कर लिया। पन्हाला का किला भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो भी इस किले पर राज करता, उसका दक्कन के पठार और कोंकण क्षेत्र के बंदरगाहों के बीच के व्यापारिक और सैन्य मार्गों पर सीधा नियंत्रण होता था। पन्हाला हाथ से जाने के बाद अली आदिल शाह द्वितीय गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी सल्तनत की पूरी ताकत झोंक देने का फैसला किया। उसने अपने एक अत्यंत क्रूर और जिद्दी सिपह सालार सिद्दी जौहर को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह किसी भी कीमत पर शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए। सिद्दी जौहर ने सुल्तान की बात नहीं मानी थी और कुरनूल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सुल्तान ने उसे एक सौदा दिया। अगर वह शिवाजी को पकड़ लेता है तो कुरनूल उसी का हो जाएगा और उसे सलाबत जंग की उपाधि दी जाएगी। इस अभियान में सिद्दी जौहर का साथ देने के लिए उसका दामाद सिद्दी मसूद और अफजल खान का बेटा फजल खान भी शामिल हुए। फजल खान अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खून का प्यासा था। देखो, सिद्दी जौहर कोई मामूली सेनापति नहीं था, वह सैन्य घेराबंदी का मास्टर था। 2 मार्च 1660 को सिद्दी जौहर ने 10,000 से 15,000 सैनिकों की एक विशाल घुड़सवार और पैदल सेना के साथ पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराबंदी इतनी अभेद्य थी कि किले के अंदर एक पत्ता भी नहीं फड़क सकता था। सिद्दी जौहर की रणनीति में कोई कमी नहीं थी। उसने अंग्रेजों से भी मदद मांगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय खुद को न्यूट्रल बताती थी, लेकिन हेनरी रिविंगटन और विलियम मेंघम जैसे ब्रिटिश
तोपचियों ने अपनी भारी तोपें सिद्दी जौहर को सौंप दी और खुद पन्हाला की दीवारों पर गोलाबारी करने लगे। अंग्रेजों ने अपनी तोपों के पास अपना यूनियन जैक झंडा फहराकर खुलेआम मराठों से दुश्मनी मोल ले ली थी। इधर मुगलों ने भी इस स्थिति का फायदा उठाया। उत्तर से मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पुणे पर हमला कर दिया और मई 1660 तक उसने शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल पर कब्जा जमा लिया। शिवाजी महाराज 2 मोर्चों पर घिर चुके थे। पन्हाला में घेराबंदी को कई महीने बीत चुके थे। मानसून आ गया था। आमतौर पर उस दौर में इतनी भारी बारिश में सेनाएं अपना डेरा उखाड़ लेती थीं, लेकिन सिद्दी जौहर बेहद जिद्दी था। उसने अपने सैनिकों के लिए फूस के वाटरप्रूफ छप्पर और तंबू बनवा दिए ताकि मूसलाधार बारिश में भी घेराबंदी का एक भी सिरा ढीला न पड़े। शिवाजी महाराज के सेनापति नेताजी पालकर ने बाहर से घेराबंदी तोड़ने के कई भीषण हमले किए, लेकिन सिद्दी जौहर की सेना टस से मस नहीं हुई। किले के अंदर अनाज भंडार धीरे धीरे खाली हो रहा था। 5 महीने बीत चुके थे और स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। शिवाजी महाराज को यह समझ आ गया था कि अगर वे पन्हाला में ही रुके रहे तो स्वराज्य का सपना इसी किले की दीवारों में दफन हो जाएगा। उन्हें किसी भी तरह इस मौत के घेरे को तोड़कर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर विशालगढ़ किले तक पहुंचना था। इस असंभव और आत्मघाती मिशन को सफल बनाने के लिए एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि स्वराज्य की आग दौड़ती हो, और यह जिम्मेदारी दी गई वीर बाजी प्रभु देशपांडे को। बाजी प्रभु देशपांडे का जन्म 1615 ईस्वी के आसपास पुणे जिले के भोर तालुका के शिंद गांव में एक चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। उनका असली उपनाम प्रधान था। उम्र में बाजी प्रभु शिवाजी महाराज से करीब 15 साल बड़े थे। बाजी प्रभु का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। शुरुआत में वे शिवाजी महाराज के साथ नहीं थे। वे रोहिड़ा के जागीरदार कृष्णा जी बांदल के अधीन काम करते थे। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के निर्माण के दौरान कृष्णा जी बांदल को हराया और रोहिड़ा किले पर कब्जा किया, तब बाजी प्रभु सहित कई सेनापतियों ने शिवाजी महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली। महाराज इंसान को पहचानने में माहिर थे। उन्होंने बाजी प्रभु की ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए उन्हें हरडस मावल क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर दिया और मावल के किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बाजी प्रभु देशपांडे बांदल देशमुख की सेना के प्रमुख थे। बांदल सेना अपनी युद्ध कला, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में लड़ने की क्षमता के लिए पूरे दक्कन में मशहूर थी। कई इतिहासकारों के अनुसार बाजी प्रभु का शरीर एक विशाल चट्टान की तरह मजबूत था। वे 45 से 50 वर्ष की आयु में भी 20 से 22 घंटे लगातार युद्ध करने की क्षमता रखते थे। उनके अंदर कूट कूट कर स्वामी भक्ति भरी थी। उनके बड़े भाई फुलाजी देशपांडे भी उनके साथ इस सेना में एक अधिकारी थे। बाजी प्रभु दांड पट्टा चलाने के उस्ताद थे और उनकी यह कला इतिहास के सबसे खूनी युद्ध में काम आने वाली थी। इधर घेराबंदी को तोड़ने के लिए शिवाजी महाराज ने सीधी लड़ाई के बजाय अपनी मशहूर कूटनीति गेरिला स्ट्रैटेजी एंड डिसेप्शन का सहारा लिया। उन्होंने सिद्दी जौहर के पास अपना एक दूत भेजा और यह पैगाम भिजवाया कि वे युद्ध से थक चुके हैं और अगले दिन आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। लगातार 5 महीने की थकान भरी घेराबंदी के बाद यह खबर सिद्दी जौहर की सेना के लिए किसी जश्न से कम नहीं थी। जीत के नशे में चूर होकर आदिल शाही सैनिकों ने अपनी चौकसी कम कर दी और उनका पहरा ढीला पड़ गया। महाराज को इसी एक पल का इंतजार था, लेकिन महाराज जानते थे कि अगर वे किले से निकले तो जासूसों को भनक लग जाएगी और दुश्मन उनका पीछा करेगा। ऐसे में किसी को उनके भेष में दुश्मन को चकमा देना होगा। इस काम का मतलब था निश्चित मौत। तब सामने आया एक ऐसा आम इंसान जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होना चाहिए था, और वह थे शिवा काशीद। शिवा काशीद महाराज के निजी नाई थे। उनकी कद काठी, शरीर की बनावट और चेहरे के नैन नक्श बहुत हद तक छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलते जुलते थे। जब शिवा काशीद को इस योजना का पता चला तो उसने बिना एक पल सोचे स्वेच्छा से महाराज का भेष धारण करने और मौत के मुंह में जाने का प्रस्ताव रखा। जरा सोचिए उस इंसान के जज्बे को, जिसे पता है कि कुछ ही घंटों में उसका सिर कलम होने वाला है, फिर भी वह अपने राजा और हिंदवी स्वराज्य के सपने को बचाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। फिर 13 जुलाई 1660 यानी आषाढ़ पूर्णिमा की वह रात आ गई। आसमान में घने काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। प्रकृति भी मराठों का साथ दे रही थी। रात के सन्नाटे में दोनों पालकियां किले से बाहर निकली। शिवा काशीद वाली पालकी मुख्य मार्ग से गई और उम्मीद के मुताबिक सिद्दी जौहर के जासूसों ने उसे देख लिया। सिद्दी जौहर के दामाद सिद्दी मसूद ने भारी सेना के साथ तुरंत उस पालकी का पीछा किया
और उसे पकड़ लिया। आदिल शाही खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया था। जश्न का माहौल बन गया। लेकिन कुछ ही देर में जब शिवा काशीद को सिद्दी जौहर के सामने पेश किया गया तो सच्चाई खुल गई। सिद्दी जौहर को एहसास हुआ कि वह ठगा गया है। जिसे वह शिवाजी समझ रहा था वह एक साधारण नाई था। गुस्से और अपमान से पागल सिद्दी जौहर ने तुरंत अपनी तलवार से शिवा काशीद का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें भयंकर यातनाएं देकर मारा गया। शिवा काशीद शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। इस धोखे ने असली शिवाजी महाराज को वह महत्वपूर्ण सम्मान दे दिया था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इधर असली शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे, फूलाजी देशपांडे और लगभग 600 चुनिंदा बांदल मावलों का दल मूसलाधार बारिश के बीच मसाई पठार के बीहड़, चट्टानी और कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए दौड़ रहा था। आज भी आधुनिक ट्रेकर्स जब इस 50 से 60 किलोमीटर लंबे रास्ते यानी पन्हाला से कुंभारवाड़ी, मसाई पठार होते हुए विशालगढ़ पर दिन के उजाले में चलते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। कल्पना कीजिए 17वीं सदी में 600 सैनिक भारी हथियारों और कवच के साथ लगातार बारिश में रात के अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। यह मराठा सैनिकों की शारीरिक क्षमता का एक अकल्पनीय उदाहरण था। इधर सिद्दी जौहर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत सिद्दी मसूद और फजल खान को 10,000 की भारी घुड़सवार और पैदल सेना के साथ असली शिवाजी का पीछा करने का आदेश दिया। आदिल शाही घुड़सवारों की गति पैदल भाग रहे मराठों से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही सूरज निकलने लगा, मसूद की सेना मराठों के बेहद करीब आ गई। मराठा सेना भागते भागते एक अत्यंत संकरे पहाड़ी दर्रे के पास पहुंची जिसे घोड़खिंड यानी घोड़ों का दर्रा कहा जाता था। इस दर्रे का नाम घोड़खिंड इसीलिए था क्योंकि यह इतना संकरा था कि एक बार में केवल 1 या 2 घोड़े ही इससे गुजर सकते थे। विशालगढ़ अभी भी वहां से करीब 7 से 9 किलोमीटर दूर था। शिवाजी महाराज के सामने एक भयंकर धर्म संकट आ खड़ा हुआ। 10,000 घुड़सवारों के खिलाफ 600 थके हुए सैनिकों का खुले में लड़ना निश्चित मौत था। अगर वे सभी भागते रहे तो दुश्मन उन्हें पीछे से काट डालेगा। इस ऐतिहासिक क्षण में बाजी प्रभु देशपांडे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें अमर कर दिया। बाजी प्रभु ने स्थिति की गंभीरता और उस दर्रे की भौगोलिक संरचना को तुरंत भांप लिया। उन्होंने शिवाजी महाराज के सामने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, आप 300 सैनिकों को लेकर तुरंत विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करें। मैं बाकी बचे 300 बांदल सैनिकों के साथ इसी दर्रे का रास्ता रोककर खाड़ रहा हूँ। यह दर्रा इतना संकरा है कि 10,000 की सेना भी एक साथ अंदर नहीं आ सकती। उन्हें हमसे एक एक करके ही लड़ना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप विशालगढ़ पहुंचकर तोप नहीं दागते तब तक कोई भी दुश्मन इस दर्रे को पार नहीं कर पाएगा। अगर एक बाजी मरेगा तो स्वराज्य के लिए हजारों बाजी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर महाराज को कुछ हो गया तो यह स्वराज्य खत्म हो जाएगा। शिवाजी महाराज का हृदय भारी था। वे अपने सबसे अमूल्य रत्नों को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन स्वराज्य का हित सर्वोपरि था। भारी मन से महाराज ने बाजी प्रभु को गले लगाया और 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर दौड़ पड़े। पीछे रह गए बाजी प्रभु देशपांडे, उनके बड़े भाई फुलाजी, शंभू सिंह जाधव और केवल 300 बांदल मावले। उनके सामने थी 10,000 खूंखार सैनिकों की मौत की आंधी। अनुपात था 1 के मुकाबले 33 सैनिक। घोड़खिंड के दर्रे पर बीजापुरी सेना आ पहुंची। जब सिद्दी मसूद ने देखा कि सिर्फ 300 मराठे रास्ता रोके खड़े हैं तो उसे लगा कि यह कुछ ही मिनटों का खेल है। उसने अपनी सेना को हमले का आदेश दिया, लेकिन दर्रे के मुहाने पर काल बनकर खड़े थे वीरबाजी प्रभु देशपांडे। उनके दोनों हाथों में मराठों का सबसे घातक हथियार दांड पट्टा था। दांड पट्टा भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशिष्ट हथियार है। इसकी बनावट की बात करूं तो इसमें एक दस्ताना होता है जो कलाई और हाथ की सुरक्षा करता है और उससे जुड़ी होती है। 30 से 44 इंच लंबी एक अत्यंत तेज और लचीली 2-धारी तलवार। इसकी तकनीक की बात करूं तो इसे कलाई की घुमाव और शरीर के झटके से चलाया जाता है। यह हथियार विशेष रूप से भारी हथियारों से लैस घुड़सवारों और पैदल सेना के खिलाफ अत्यंत विनाशकारी होता है। जब एक निपुण योद्धा इसे दोनों हाथों में लेकर घुमाता है तो उसके चारों ओर मौत का एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसे पार करना नामुमकिन होता है। बाजी प्रभु इसी दांड पट्टा को चलाने के उस्ताद थे। इधर हमले की पहली लहर में सिद्दी मसूद के सैनिकों ने दर्रे में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन संकरी जगह के कारण वे एक साथ हमला नहीं कर पाए। 300 बांदल मावले उन पर टूट पड़े।
बाजी प्रभु का दांड पट्टा हवा को चीरते हुए चल रहा था। जो भी उनके सामने आता उसका सिर, हाथ या धड़ कटकर जमीन पर गिर जाता। मराठों ने दुश्मनों की पहली लहर को गाजर मूली की तरह काटकर पीछे धकेल दिया। बीजापुरी सैनिक इस भयानक पलटवार से स्तब्ध रह गए। हमले की दूसरी और तीसरी लहर में सिद्दी मसूद और फजल खान बौखला गए। उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन सेना, जिसमें फजल खान की कर्नाटक की पैदल सेना भी शामिल थी, उसको आगे कर दिया। युद्ध अब भयंकर रूप ले चुका था। हर एक मराठा सैनिक अपने शरीर पर दर्जनों घाव खाने के बाद भी कई दुश्मनों को मारकर गिर रहा था। इस खूनी संघर्ष में बाजी प्रभु के बड़े भाई फुलाजी देश पांडे वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर सरदार शंभू सिंह जाधव भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बाजी प्रभु देश पांडे के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां घाव न हो। तलवारों, तीरों और भालों से उनका शरीर छलनी हो चुका था। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन उन्होंने दर्रे का 1 इंच भी पीछे नहीं छोड़ा। ऐतिहासिक किंवदंतियां बताती हैं कि बाजी प्रभु अमानवीय दर्द सहते हुए भी दोनों हाथों में तलवारें लिए एक ट्रांस की स्थिति में लड़ रहे थे। तब उनका एकमात्र लक्ष्य था विशालगढ़ से आने वाली तोप की आवाज। इधर शिवाजी महाराज जैसे ही विशालगढ़ के करीब पहुंचे, एक और भयंकर आघात ने उनका स्वागत किया। विशालगढ़ का किला पहले से ही आदिल शाही सेना के सहयोगी 2 गद्दार मराठा सरदारों सूर्यराव सुर्वे और जसवंतराव दलवी द्वारा घेरा हुआ था। यानी महाराज आगे कुआं और पीछे खाई में फंस चुके थे। लेकिन यह समय रुकने का नहीं था। 60 किलोमीटर की दौड़ और बारिश से थके हुए 300 मराठों ने अपनी तलवारें निकाली और सुर्वे और दलवी की सेना पर टूट पड़े। शिवाजी महाराज स्वयं दोनों हाथों में दांड पट्टा लिए दुश्मन सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब विशालगढ़ के किलेदार रंगो नारायण औरपे ने किले के ऊपर से अपने राजा को घिरे हुए देखा तो उन्होंने तुरंत किले के दरवाजे खोल दिए और अंदर से ताजा और आराम के हुए सैनिकों की टुकड़ी को दुश्मन पर छोड़ दिया। इस सैंडविच हमले से सुर्वे और दलवी की सेना तितर-बितर हो गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित रूप से विशालगढ़ किले के भीतर प्रवेश कर गए। घोड़खिंड में युद्ध को चलते हुए कई घंटे, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 18 घंटे तक बीत चुके थे। 300 मराठों में से लगभग सभी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। दुश्मन के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे और दर्रे की चट्टानें खून से सन चुकी थीं। बाजी प्रभु अपने अंतिम प्राणों को केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर रोके हुए थे। वे बार बार मुड़कर विशालगढ़ की दिशा में देख रहे थे। तभी पहाड़ों के सीने को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, धड़ाम! पहली तोप। बाजी प्रभु के कानों में यह आवाज किसी अमृत की तरह पड़ी। फिर दूसरी आवाज, धड़ाम! और अंत में तीसरी आवाज, धड़ाम! यह संकेत था शिवाजी महाराज सुरक्षित थे। हिंदवी स्वराज्य का सपना सुरक्षित था। रक्त से लथपथ बाजी प्रभु देश पांडे के चेहरे पर एक अलौकिक संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने राजा को दिया हुआ वचन निभा दिया था। उन्होंने अपनी दोनों तलवारें छोड़ दी और उस महान भूमि पर गिरकर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कुछ बचे हुए घायल मराठा सैनिकों ने अपने महान सेनापति के पार्थिव शरीर को उठाया और वहां से पीछे हट गए। जब सिद्दी मसूद की सेना ने दर्रा पार किया तो उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। वे युद्ध जीत कर भी अपनी सबसे बड़ी हार का सामना कर रहे थे, क्योंकि शिवाजी उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु, फुलाजी और उन 300 बांदल मावलों के बलिदान की सूचना मिली तो वे अत्यंत भावुक हो गए। उन वीरों के पवित्र खून से सिंचित उस धरती के सम्मान में शिवाजी महाराज ने घोड़खिंड का नाम हमेशा के लिए बदलकर पावन खिंड कर दिया। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देश पांडे के सर्वोच्च बलिदान के लिए उनके परिवार को मानाचे पहिले पान यानी दरबार का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। 20वीं सदी में ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इस युद्ध ने क्रांतिकारियों को भारी प्रेरणा दी। महान योगी श्री अरबिंदो ने 1909 में बाजी प्रभु के सम्मान में एक अंग्रेजी कविता रची और वीर सावरकर ने उन पर एक ऐसा मराठी पोवाड़ा लिखा जिसे ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। आज भी हर साल जुलाई के महीने में बारिश के मौसम में पूरे भारत से हजारों युवा और इतिहास प्रेमी पन्हाला से मसाई पठार, कुंभारवाड़ी होते हुए पावन खिंड और विशालगढ़ तक 50 से 60 किलोमीटर लंबा हेरिटेज ट्रैक करते हैं। पन्हाला किले में आज भी शिवा काशीद और वीर बाजी प्रभु की भव्य कांस्य मूर्तियां स्थापित हैं। जिस दांड पट्टा से बाजी प्रभु ने 10,000 दुश्मनों को काटा था, उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगरा किले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री
सुधीर मुनगंटीवार ने दांडपट्टा को महाराष्ट्र का राज्य हथियार घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र पूरे देश का पहला राज्य है जिसने अपना आधिकारिक राजकीय हथियार घोषित किया है। तो दोस्तों, विदेशी इतिहासकार और हॉलीवुड की फिल्में हमें ग्रीस के 300 स्पार्टन्स की कहानियां तो बहुत गर्व से सुनाते हैं, लेकिन हमारे अपने देश के इतिहास में दबी इस पावन खिंड की वीरगाथा को अक्सर मुख्य धारा की किताबों में वो जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार है। शिवा काशीद नाम के उस साधारण नाई का बिना किसी स्वार्थ के मौत को गले लगाना और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे महायोद्धा का लहूलुहान होने के बावजूद हिमालय की तरह अडिग रहना, इन दोनों ने मिलकर भारतवर्ष के इतिहास को एक नई दिशा दी। अगर उस रात पावन खिंड टूट जाता तो शायद मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य का सपना वहीं उसी दर्रे में हमेशा के लिए दफन हो जाता। जब तक सह्याद्री की इन वादियों में हवाएं बहेंगी, तब तक पावन खिंड की लाल मिट्टी से स्वामी भक्ति, अदम्य साहस और शौर्य की महक आती रहेगी। यह मिट्टी आज भी चीख चीख कर गवाही देती है कि भारत के असली 300 मराठों ने मौत को भी डरा दिया था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि जब बात मातृभूमि और स्वराज्य की हो तो मराठा योद्धाओं की रगों में खून नहीं, ज्वालामुखी का लावा दौड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो महाराजा रणजीत सिंह की कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। उनकी वीरता की गाथा भी आपको गर्व से भर देगी। इसलिए स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो जरूर देखें और जाने से पहले बाजी प्रभु देशपांडे जी के लिए एक कमेंट जरूर लिखें। आपके मन में उनके लिए जो भी सम्मान और भाव हैं, उन्हें जरूर साझा करें। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें और ये भी बताएं कि आप अगली कहानी किस महान वीर पर सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।